जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ के इस कोर्स में हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है और इसमें आपने मेमोरी मैनेजमेंट जैसा क्रूशियल कॉन्सेप्ट भी सीखा है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि शायद आप अगर बिगनर हैं तो एक बार में पूरी तरीके से चीज़ें समझ में भी ना आए, लेकिन इत्मीनान रखिए कि अब हम लोग इस कोर्स को क्योंकि बिगनर फ्रेंडली भी बना रहे हैं और साथ में इन डेप्थ भी बना रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मली आज से हमारी जावास्क्रिप्ट की स्टार्टिंग होती है। इंट्रोडक्शन हो चुका है कंप्लीट, इंस्टॉलेशन हो चुका है हमारा डन। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स, और जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स में हमें सबसे पहले बात करनी होती है डेटा की, वेरिएबल्स की, और एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है होइस्टिंग का। इसको हमको समझना है। होइस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, नाम से ही इतना अजीब लगता है कि पता नहीं क्या होगा और कितना कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट होगा, जबकि ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या है, इसको आज हम बहुत अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेटा क्या होता है। देखिए, मैं आपको कोडिंग एग्जाम्पल देकर ही आज चीज़ें बताऊंगा, पर आप ऐसा सोचिए कि हमको जावास्क्रिप्ट में कोई भी प्रोग्राम बनाना है, सिंपल सा कोई भी प्रोग्राम बनाना है, तो बिना डेटा के वो प्रोग्राम नहीं बन सकता है। आपको किस तरह की कोडिंग करनी हो सकती है? हो सकता है कि आप यूज़र से उसके मार्क्स एंटर करवाना चाहते हो और आप बताना चाहते हो कि उसके परफॉर्मेंस कैसी रही। हम उसके परफॉर्मेंस का एनालिसिस करके कुछ डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, सिंपल मार्कशीट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो कैसे करोगे? तो उसमें आपको ये डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज़ कॉल्ड मार्क्स। आप जो डिस्प्ले करने वाले वो मार्क्स है, वो हर स्टूडेंट के अलग अलग हो सकते हैं, राइट? हो सकता है कि हम लोग कुछ नंबर्स यूज़र से एंटर करवाना चाह रहे हैं और उनका सम करवाना चाहते हैं। ये नंबर्स क्या है? ये डेटा है। डेटा कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन डेटा इज द मेन एलिमेंट जो प्रोग्रामिंग में चाहिए। बिना डेटा के कोई प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं हो सकती। डेटा ही है जिसका मैनिपुलेशन करने के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। डेटा क्या है? तो एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मान लीजिए कि आप एटीएम मशीन को यूज़ करते हैं, तो एटीएम मशीन में अकाउंट नंबर, पिन नंबर, अकाउंट में बैलेंस कितना है, ट्रांजैक्शन डेट, कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, ये सब इंफॉर्मेशन है। यही तो डेटा है। आपके मोबाइल फ़ोन में एक कॉन्टैक्ट्स नाम की एप्लीकेशन है जिसमें लोगों के नाम, फ़ोन नंबर और कुछ कुछ डिटेल्स रखी हुई हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है, लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर इस डेटा को ही मैनेज करने के लिए एप्लीकेशन बनाई गई है। तो आप दुनिया के तमाम सॉफ्टवेयर्स की कल्पना कर लीजिए, हर सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा ही होता है जिसको आपको मैनेज करना है। अब ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स में सॉफ्टवेयर बनाते वक्त आपको ज़रूरत के हिसाब से डेटा के साथ डील करना है। किस डेटा के साथ डील करना है, ये आपको प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। जैसे हो सकता है कि आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, स्टूडेंट का नाम चाहिए, स्टूडेंट की और भी डिटेल्स चाहिए, तो ये सब डेटा है। हो सकता है कि आप एक बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो वहाँ पे अकाउंट नंबर या अकाउंट में बैलेंस कितना है, अकाउंट ओपनिंग डेट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, इससे आपको डील करना होगा। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के आप बारे में सोच सकते हैं और इस तरह का डेटा होता है। अब ये डेटा को प्रोग्राम के अंदर हमको प्रोसेस करना होता है। ज़रा इमेजिन करिए कि अगर मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो क्या ये एक स्टेप में काम हो जाने वाला है? देखिए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा वर्क फ्लो कुछ इस तरीके से रहे कि यूज़र पहले 2 नंबर्स एंटर करे, उन 2 नंबर्स को फिर हम ऐड करें, तो आप सोचिए ये 1 स्टेप जॉब नहीं है। पहले 2 नंबर्स एक एक करके हम एंटर करवा रहे हैं, इसके लिए आपको स्टेप्स लगेंगी, और उसके बाद फिर उनका एडिशन कर रहे हैं, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आ रहा है उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल स्टेप्स में होने वाला काम है। अब ज़रा सोचिए कि यूज़र ने एक नंबर एंटर किया, ये कहाँ गया? यूज़र ने जो नंबर एंटर किया ये मेमोरी में गया। कौन सी मेमोरी में? तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है, सबसे पहले वो मेमोरी में आता है, और मेमोरी का मतलब है रैम। तो जब रैम में आपका ये प्रोग्राम आया, यानी प्रोग्राम को मेमोरी मिली, जो कि हम लोगों ने मेमोरी मैनेजमेंट में समझ लिया था, ठीक है, कि जब आप यूज़र से कुछ डेटा ले रहे हैं, तो वो डेटा कहाँ गया? इस मेमोरी के अंदर कहीं गया। अब इस मेमोरी के अंदर कहाँ गया एग्जैक्टली, वो तो हमको दिखाई नहीं दे रहा, वो तो मेमोरी अंदर हार्डवेयर की बात है, हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है। तो फिर आगे की स्टेप्स में ये कैसे कहोगे कि इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो? भाई, किन दोनों नंबर्स को? ये कहीं तो भी रखे मेमोरी में, पर कहाँ रखे नहीं मालूम। अगर तो आप कैसे बोलोगे कि इन दोनों को ऐड कर दो? आपके पास कोई जरिया होना चाहिए जिससे कि आप रेफर कर सको इनको कि मैं किन 2 डेटा की बात कर रहा हूं।
सो बेसिकली आपको वो मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई करनी है जहां पर ये डेटा रखा हुआ है, कि इस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा रखा है और इस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा रखा है उसको ऐड कर दो। तो कैसे आप उन मेमोरी लोकेशन को रेफर करोगे, यहीं पर जरूरत पड़ती है वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स क्या हैं? वो मेमोरी लोकेशंस हैं प्रोग्राम को मिली मेमोरी के अंदर, जहां पर आप अपने डेटा को रखते हो। तो आप इन वेरिएबल्स को कंटेनर की तरह सोच सकते हैं कि ये कंटेनर है जिसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा है, राइट? तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं या डेटा को रेफर करने के लिए यूज होते हैं। सो बेसिकली वेरिएबल्स आर द नेम्स ऑफ मेमोरी लोकेशंस वेयर वी स्टोर अ डेटा, और मे बी डेटा कहीं और है जैसे कि ऑब्जेक्ट्स, और उसका एड्रेस हमारे वेरिएबल में रखा हुआ है। सो समहाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल आई कैन एक्सेस दैट डेटा, राइट? सो खैर वो थोड़ा सा टेक्निकली ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इतना तो हम समझ में आ रहा है कि वेरिएबल्स उन कंटेनर्स को बोल रहे हैं जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। अब ये जो वेरिएबल्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर हम 4 तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम कोडिंग विंडो पे आ जाते हैं, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा हो जाएगी। पहले हम लोग थोड़ा सा कोड लिखते हैं, तब हमें समझ में आएगी चीज़ें। ओके, तो ये हम लोगों ने प्रीवियस लेसन्स में बना लिया था प्रोग्राम, और एक बार मैं इसको कोड को आपको दिखा दे रहा हूँ। ये कुछ नहीं है, index.html फाइल बनाई हुई है, यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये document.write hello और console.log ये मैं आपको बता चुका हूँ, और ये मैंने एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को अटैच किया है। ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसमें कुछ कोड लिखा हुआ है। अभी मैं इस कोड को हटा देता हूँ, ठीक है? बिल्कुल हम लोग ज़ीरो से स्टार्टिंग करेंगे। ये हमारा पेज बना हुआ था, ठीक है? अभी इस पेज में ये सब जो लिखा हुआ है वो इस H1 के कारण लिखा हुआ है, हेलो जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट्स, जो आपको दिखाई दे रहा है। और ये हेलो आपको क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने document.write hello लिखा हुआ है। अभी मैं इस स्क्रिप्ट को भी यहाँ से हटा देता हूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा सिर्फ ये हेडिंग जो कि H1 टैग के कारण आ रही है। बाकी तो मैंने ये स्क्रिप्ट टैग यूज़ करके जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक किया हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट के कोड को अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। तो मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स कितने तरीके से बना सकते हैं। हम बना सकते हैं 4 तरीके से वेरिएबल। कौन कौन से 4 तरीके? एक तरीका है, जैसे मैंने कोई वेरिएबल बनाया a जिसके अंदर मैंने रखा 5, दिस इज द फर्स्ट वे, और ये सबसे पुराना तरीका है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने का। दूसरा तरीका जो कंपैरेटिवली नया है वो है लेट बी असाइन 6, ठीक है? यूजुअली जावास्क्रिप्ट में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, और क्यों कई लोग जावास्क्रिप्ट को पसंद नहीं करते हैं ये भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ना बहुत मैसी लैंग्वेज है, बहुत बगी लैंग्वेज है। अब बगी लैंग्वेज क्यों है? तो जावास्क्रिप्ट में अगर आप स्टेटमेंट को एंड करते वक्त सेमीकोलन नहीं लगाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कहीं कहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस सेमीकोलन नहीं लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी तरफ से सेमीकोलन लगा देता है, यानी कि यहाँ पर कायदे से हमें सेमीकोलन लगाना चाहिए, पर नहीं भी लगाते हो तो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट नहीं है इस रूल के लिए। यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल्स बना लिए, एक वैर कीवर्ड से, वैर एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होते हैं? तो कीवर्ड प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनको जावास्क्रिप्ट पहले से पहचानती है, इनका कुछ मीनिंग है, कुछ मकसद है। तो ये दोनों कीवर्ड्स हैं। इसी तरीके से एक कीवर्ड है कॉन्स्ट, और सी असाइन कुछ वैल्यू रख लेता हूँ लाइक 7। और एक चौथा तरीका भी है वेरिएबल बनाने का, और वो है डायरेक्टली विदाउट एनी कीवर्ड आप लिख सकते हो। 4 तरीके से आप वेरिएबल्स बना सकते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम चौथा वाला तरीका देख रहे हैं, यहां तो कोई कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं, तो हमेशा हम इसी तरीके से यूज करें ना। जो लोग सी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से आए, C++ जावा के बैकग्राउंड से आए, वो लोग ये कह रहे हैं कि सर यहां पे कोई डेटा टाइप नहीं लिखोगे आप, जैसे सी में लिखते हैं इंट, वैसा कुछ नहीं लिखोगे? नहीं। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि देखो सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज ये स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। क्या है? स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये हो जाता है कि आप पहले से बताते हो कि ये वेरिएबल में किस तरह का डेटा स्टोर किया जा सकता है। ओके, किस तरह का डेटा? मतलब डेटा कई प्रकार का होता है। जी हाँ, नंबर्स अलग डेटा होता है, स्ट्रिंग अलग डेटा होता है, ऐसे कई प्रकार का डेटा होता है।
तो यानी कि जावास्क्रिप्ट में भी डेटा टाइप्स होते हैं कि नहीं होते हैं, जैसे सी में होते थे, C++ में होते थे। तो देखिए डेटा टाइप्स तो यहाँ पर भी होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, पर वो अगले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स क्या होता है। आज के लेसन में हमें डेटा टाइप्स नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं सिंपल डेटा से डील करूंगा, जैसे कि मैंने इंटीजर वैल्यूज लेके रखी हुई है, पर वैरायटी ऑफ डेटा पे मैं काम करके आपको बताऊंगा, वो हमारा नेक्स्ट लेसन में होगा, डेटा टाइप वाला पोर्शन। पर फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि जो स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि C++ या जावा, यहां पर आपको पहले ये स्पेसिफाई करना होता है कि इस वेरिएबल में किस तरह का डेटा स्टोर होगा, और इसके लिए कुछ कीवर्ड्स वहां पर मिलते हैं, जैसे इंट, कैर, फ्लोट वगैरह। तो आपको उनका इस्तेमाल करके वेरिएबल बनाना पड़ता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके बिना आप वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते हो। पर आप देखते हो जावास्क्रिप्ट में आप बिना कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई किए वेरिएबल बना पा रहे हो और उसमें वैल्यू रख पा रहे हो। यस, इसका रीजन है कि जावास्क्रिप्ट है डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको डायनेमिक टाइपिंग भी बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि टाइप आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, जैसा डेटा आप उस वेरिएबल में रखोगे उस वेरिएबल का टाइप वैसा कंसीडर कर लिया जाएगा। इनफैक्ट आप वेरिएबल इसलिए बोलते हो इनको क्योंकि आप इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। जैसे a वेरिएबल के अंदर 5 रखा हुआ है, पर मैं अब a के अंदर रख देता हूं 10, तो इसका मतलब मैंने a वेरिएबल में वैल्यू चेंज कर दी। तो a पहले 5 को रिफर कर रहा था, अब वो 10 को रिफर कर रहा है। तो अब उसमें 5 नहीं है, अब उसमें 10 आ चुका है। तो आप ऐसा सोचिए कि a कोई कंटेनर है, जिस कंटेनर में हमने कुछ सब्सटेंस रखा हुआ था और अब उसको हटा के कोई दूसरी चीज उसमें रख दी है, तो पुरानी वाली चीज तो गई, नई वाली चीज बस उसके अंदर है। तो पहले a के अंदर 5 था, अब a के अंदर 10 है। हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। जिसकी वैल्यू वेरी करती है यानी बदलती रहती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। लेकिन ये वेरिएबल तो C++, जावा में भी इसी तरीके से था, वहां पे भी वैल्यू आप चेंज कर सकते थे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में अनोखी बात क्या है कि आप वैल्यू ही नहीं चेंज कर सकते, बल्कि उसमें टाइप भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रखी है, पर मैं किसी व्यक्ति का नाम भी इसमें रख सकता हूँ, वो भी एक डेटा है, पर उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो मैं अगर इसमें चाहूँ तो दूसरे किसी टाइप की वैल्यू भी रख सकता हूँ। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम किसी स्टेप में मैंने वेरिएबल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा रखा है, आगे किसी स्टेप में उसी वेरिएबल में अब मैंने वैल्यू चेंज कर दी है और किसी दूसरे टाइप का डेटा रखा है। ये मैं कर सकता हूं, जैसे मैंने ए के अंदर असाइन कर दिया लेट्स से भोपाल। तो ये क्या हुआ, ये हमने ना केवल ए वेरिएबल की वैल्यू चेंज करी है बल्कि उसका टाइप भी चेंज किया है। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इसका टाइप चेंज हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हो सकता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अगली बात, ये जो चार तरीके से आप वेरिएबल बना पा रहे हो, इनमें फर्क क्या है? क्या ये सब एक ही बात है या डिफरेंट है? देखिए इनमें फर्क है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब जावास्क्रिप्ट बनी थी उस समय से ये वैर कीवर्ड वाला कॉन्सेप्ट है, यानी आप वेरिएबल को बनाते वक्त वैर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो, पर आपके पास चॉइस होती है कि आप बिना वैर कीवर्ड के भी वेरिएबल बना सकते हो, जैसे कि हमने डीअसाइन 8 चौथी लाइन में लिखा हुआ है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों बातें हालांकि सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि जब आप फंक्शन, अभी फंक्शन पढ़ा नहीं है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन फिर भी मैं फंक्शन बता रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर बताना पड़ेगा इन वेरिएबल्स के बारे में, ये चारों में फर्क क्या है, इसलिए थोड़ा सा फंक्शन का रेफरेंस ले रहा हूं। इतना कोई टेक्निकल नहीं है, आप समझ जाओगे। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, फंक्शन कीवर्ड हम लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं और फंक्शन की बॉडी बना देते हैं। देखिए फंक्शन कुछ नहीं है, इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कुछ लाइंस हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और उन इंस्ट्रक्शन को कंबाइन करके एक यूनिट बना ली है और उसको कुछ नाम दे दिया है, जैसे कि F1, ये एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड मैं लिखूंगा वो तब तक नहीं चलेगा जब तक इस फंक्शन को मैं कॉल नहीं करता। अब जैसे मान लीजिए इस फंक्शन के अंदर मैंने कोई वेरिएबल बनाया var x और इसमें रख दिया मैंने 10, और मैंने इसके अंदर एक y वेरिएबल बनाया जिसके अंदर रख दिया 20। दोनों में फर्क क्या है? अब दोनों के फर्क को आप समझिए पहले, फिर हम लेट और कॉन्स्ट के बारे में भी बात करेंगे। यहां पर अगर मैं इन दोनों वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं तो मैं लिखता हूं कंसोल
डॉट लॉग और यहाँ पर x और y वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट करा रहा हूँ। सिंपल है। x और y वेरिएबल की वैल्यू को मैं इस फंक्शन की बॉडी के बाहर भी प्रिंट कराता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, वरना ये फंक्शन चलेगा ही नहीं। अगर मैंने, देखो फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, दैट्स इट। ये लाइन लिखना फंक्शन को कॉल करना कहलाती है, जिसका मतलब ये होता है कि इस एक लाइन का मतलब है इस पूरे कोड का चलना। इस ब्लॉक में जो कुछ भी लिखा है वो चलेगा अगर आप ऐसा लिखोगे तो यहां पर प्रोग्राम कैसे चलेगा? ऑब्वियसली ये चारों वेरिएबल्स बनेंगे, है ना। फंक्शन हो गया, फिर फंक्शन कॉल हो गया, तो फंक्शन का कोड चलेगा। फंक्शन कॉल होगा तभी ये कोड चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कॉल नहीं लिखा है फिर भी चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कॉल होगा तो ही ये चलेगा। अब ये जब चलेगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 और 20 प्रिंट होगा। उसके बाद जब फंक्शन का काम खत्म हो जाता है तो कंट्रोल वापस वहीं आता है जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, यानी वापस लाइन नंबर 12 पे आ गए आप। अब आपके लाइन नंबर 13 चलती है और फिर से x और y की वैल्यू प्रिंट होती है। बट वेट अ मिनट, x और y वेरिएबल कहां बने हैं? इस फंक्शन के अंदर। तो क्या ये फंक्शन के बाहर एक्सेस होंगे? इसको हम बोलते हैं स्कोप। हर वेरिएबल का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो उसी के तहत इसका अपना कुछ स्कोप होता है। तो हर तरह के वेरिएबल का एक स्कोप होता है। स्कोप का मतलब है वो दायरा जहां पर इस वेरिएबल को यूज किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। तो अब मैं क्या करता हूं, इस पहले प्रोग्राम को चला के बताता हूं। अभी एक काम करते हैं, इसको पैनल पोजीशन राइट कर देता हूं सो दैट आप यहां पर चीजों को देख पाए, और इसको श्रिंक कर देता हूं। आई होप दिस इज क्लियर। अभी आप देखिए, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं और इसको मैं नोड से कर सकता हूं, है ना। ब्राउज़र पे भी कर सकते हैं, पर वहाँ पे फिर आपको रन करना पड़ेगा इंस्पेक्ट करके, ठीक है। एक तरीका वो भी है, आप जानते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, हम सिंपली लिखेंगे नोड और हमारी फाइल का नाम myscript.js, ठीक है। ओके, तो इसने क्या किया, इसने पहले 10 और 20 प्रिंट कर दिया, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि f1 फंक्शन जब कॉल हुआ तब ये फंक्शन का कोड चला और उसमें ये x वेरिएबल बना, y वेरिएबल बना और इनकी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। तो 10 और 20 यहां पे दिख रहा है। लेकिन उसके बाद जब लाइन नंबर 13 के चलने की बारी आई तो उसने बोल दिया एरर। एरर क्यों बोल रहा है वो? एरर इसलिए बोल रहा है कि x इज नॉट डिफाइंड। पर हम बोल रहे हैं हमने तो x बनाया है, पर एक्चुअल में x आपने बनाया फंक्शन की बॉडी के अंदर। इसका मतलब ये वेरिएबल हो जाता है लोकल वेरिएबल। व्हाट इज लोकल वेरिएबल? जो एक लोकेलिटी तक सीमित है, उसके बाहर उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, उसके बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो कोई वेरिएबल अगर var कीवर्ड की मदद से बना होता है और किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर बना होता है तो उसका स्कोप वो फंक्शन रहता है। उस पूरे फंक्शन के अंदर आप कहीं पर भी एक्सेस कर लो, पर उस फंक्शन के बाहर आप उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो वेरिएबल उसी फंक्शन के दायरे में था, ठीक है। लेकिन अगर मैं y वेरिएबल की बात करूं, मान लीजिए यहां पर मैं x की वैल्यू नहीं प्रिंट कराता हूं बिकॉज x इज नॉट डिफाइंड, केवल y की वैल्यू प्रिंट कराता हूं, तो क्या y को हम एक्सेस कर पाएंगे? चलिए इसको फिर से चला के देखते हैं। आप देख रहे हैं y की वैल्यू ये प्रिंट कर रहा है। दैट मीन्स अगर आप किसी वेरिएबल को बिना कीवर्ड के बनाते हो, जैसे कि y को बनाया है लाइन नंबर 9 में, तो ये वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल बनता है। ग्लोबल वेरिएबल किसको बोलते हैं? वो वेरिएबल जो किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं बना है बल्कि बाहर बना है। जैसे कि ये चारों वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल हो गए थे क्योंकि ये सब बाहर बने थे, पर ये जो var x असाइन 10 लिखा है ये लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये फंक्शन की बॉडी के अंदर बन रहा है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल किसी कीवर्ड के बिना बन रहा है तो भले ही वो फंक्शन के अंदर बन रहा हो, वो ग्लोबल वेरिएबल माना जाएगा। और इसीलिए आप फंक्शन एंड होने के बाद भी देख रहे हो कि y वेरिएबल को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये फर्क है var कीवर्ड से बनाने में और बिना कोई कीवर्ड का इस्तेमाल करे वेरिएबल बनाने में। गॉट इट? var कीवर्ड की मदद से अगर वेरिएबल बनाओगे और वेरिएबल बनाने वाली ये लाइन अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर लिखी है तो वो लोकल वेरिएबल है, उसी फंक्शन में एग्जिस्ट करेगा। पर बिना कीवर्ड के अगर वेरिएबल बना रहे हो तो भले ही फंक्शन के अंदर बना रहे हो पर वो ग्लोबल वेरिएबल माना जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। चलिए, तो एक चीज तो हमको समझ में आ गई। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं
कि ये लेट और कॉन्स्ट क्या है। देखिए, पहले मैं कॉन्स्ट के बारे में बताता हूं। ये जो लेट और कॉन्स्ट है ना, ये दोनों ही कीवर्ड्स पहले जावास्क्रिप्ट में नहीं थे। जब जावास्क्रिप्ट बनी थी तब वैर का यूज होता था, या फिर कोई भी कीवर्ड आप मत लिखो, वो वाला तरीका यूज होता था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स उसके कारण जाती थी। वैर कीवर्ड की मदद से बने वेरिएबल में कुछ प्रॉब्लम्स जाती थीं। इसीलिए आप देखोगे कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में लोग वैर कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, कि हो सकता है कि हम वेरियस सोर्सेस से जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हों, देख रहे हों, लेकिन वैर कीवर्ड का इस्तेमाल हमको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसके बहुत सारे रीजन। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं वैर कीवर्ड के साथ, जिनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। वैर कीवर्ड से बने वेरिएबल की वैल्यू में कई प्रॉब्लम्स हैं। ओके, विल डिस्कस अपॉन दोज प्रॉब्लम्स। अभी उसके लिए परेशान नहीं होते, लेकिन हमें इतना समझ में आ गया कि अच्छा, कुछ तो प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम के चलते नए कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें कि है लेट और कॉन्स्ट दोनों 2015 में जो जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन आया था उससे इंट्रोड्यूस हुए। मतलब वहां उससे पहले तक, 2015 के पहले तक ये लेट और कॉन्स्ट एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि ये लेट और कॉन्स्ट क्या है। तो पहले मैं कॉन्स्ट के बारे में बताता हूं। ये जो कॉन्स्ट हम कीवर्ड यूज कर देते हैं ना, इससे वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज होने से रोकते हैं। अब आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए, चलिए अगला एग्जांपल देता हूं मैं। यहां पर अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से, जैसे मैंने लिखा कॉन्स्ट एक्स असाइन, या कॉन्स्ट एक्स लिखता हूं, सिंपली कॉन्स्ट एक्स लिखता हूं, और मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं रखी है। आप नोटिस करिए, मैंने कोई वैल्यू नहीं रखी है। अगर मैंने कोई वैल्यू नहीं रखी है तो ये भी अपने आप में एरर है। आप ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज एन एरर। यू मस्ट इनिशियलाइज कॉन्स्ट वेरिएबल। आप बिना उसमें वैल्यू रखे वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि वो कॉन्स्ट है। अब देखो, मैंने कॉन्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश की, ये एरर देना चाहिए। तो देखो मैं चला रहा हूं, ये एरर दे रहा है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है? मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। आपको इसमें असाइन भी करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, हम यहां असाइन कर देते हैं। क्या असाइन करने के बाद कोई प्रॉब्लम है? नहीं, असाइन करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं। ये हमने किया, 10 हमारा प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन कॉन्स्ट का क्या मतलब है फिर? ठीक है, इनिशियलाइज करना जरूरी है। इसके अलावा क्या मतलब है? इसके अलावा ये मतलब है कि आप अगर x में कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल x में 11 रखना चाहते हैं, तो ये नहीं रखने देगा। क्यों नहीं रखने देगा? क्योंकि वो कॉन्स्ट है। इट्स लाइक अ कांस्टेंट, यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू, राइट? तो वो वेरिएबल होते हुए भी कांस्टेंट हो गया, मतलब उसकी वैल्यू लॉक हो गई। अब आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो रख दी उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, और रखना भी कब है? जब आप बना रहे हो। दिस इज कॉन्स्ट। अब बात करते हैं लेट कीवर्ड की। लेट ही बचा। लेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और लेट ज्यादातर यूज होता है। हालांकि लेट और कॉन्स्ट दोनों ही बहुत ज्यादा यूज में आते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर। आप कोशिश करिए कि जो पहला वाला तरीका है वैर कीवर्ड, और ये चौथा वाला तरीका है विदाउट एनी कीवर्ड, इन दोनों को यूज ना करें। आप ऐसी कोशिश करिए। आपको लेट या कॉन्स्ट को ही ज्यादातर यूज करना है। तो हम लोग बात कर लेते हैं वैर और लेट के बारे में। तो इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे सबसे पहला डिफरेंस, मैं मल्टीपल डिफरेंसेस बताने वाला हूं। ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत काम का है। इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है, वैर और लेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको मैं जवाब दे रहा हूं और मल्टीपल डिफरेंसेस बता रहा हूं। सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला डिफरेंस स्कोप के बेसिस पे बता रहा हूं। वैर कीवर्ड से बना वेरिएबल फंक्शन स्कोप्ड होता है। लेट कीवर्ड की मदद से बना वेरिएबल ब्लॉक स्कोप्ड होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर मैंने वैर कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल बनाया x, और उसकी वैल्यू रखी 10। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक काम करता हूं, इसके अंदर ये फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर भी एक ब्लॉक बनाता हूं। ब्लॉक आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, और कोई रीजन से भी बना सकते हो। जैसे आप इफ लगा सकते हो, है ना, इफ ट्रू। अभी आप बोलोगे कि ये क्या है, ट्रू या इफ क्या है, तो इसलिए मैं लिखना नहीं चाह रहा था, सिर्फ मैं ब्लॉक बनाना चाह रहा था। पर मैं ये कह रहा हूं कि ब्लॉक ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, ब्लॉक इफ में भी बन सकता है, पर आप ऐसे भी बना सकते हो ब्लॉक। ठीक है,
ऑब्वियसली इफ का कुछ अलग पर्पस है और इसका कुछ अलग पर्पस है। तो अभी ये सिंपली एक ब्लॉक है। ब्लॉक बनाने से क्या हुआ? ब्लॉक बनाने से एक स्कोप डिफाइन हुआ कि इस लाइन नंबर 9 इस करली ब्रैकेट से इस करली ब्रैकेट तक एक स्कोप है। तो अगर मैंने कोई वेरिएबल इस स्कोप के अंदर बनाया है और वैर कीवर्ड से बनाया, लेट कीवर्ड से बनाया, ठीक है, अब मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर x और y वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराया। कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए, वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। 10 और 20 प्रिंट हो रहा है। वेट अ मिनट, अगर मैं इसके बाद इन वैल्यूज को बाहर भी प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा? तो ये एरर देगा। देखिए, पहले ये 10 20 तो प्रिंट कर रहा है, लेकिन यहां पर वो एरर बोल रहा है। क्यों एरर बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जो वेरिएबल आपने वैर कीवर्ड की मदद से बनाया है उसका स्कोप पूरा फंक्शन होता है, यानी उसको आप इस ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि अभी आप फंक्शन के बाहर नहीं गए हो। फंक्शन वाला जो बॉक्स है वो यहां से यहां तक है। तो वैर कीवर्ड से जो वेरिएबल बनेगा वो पूरे फंक्शन में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि देखो ये लाइन जो है ये फंक्शन की बॉडी के अंदर ही है ना, फंक्शन वाले ब्लॉक के अंदर ही है ना, भले ही उसके अंदर एक और ब्लॉक बनाकर है पर फंक्शन की बॉडी के अंदर ही है। तो जिस फंक्शन की बॉडी के अंदर वैर कीवर्ड से आपने वेरिएबल बनाया वो उस पूरे फंक्शन में एक्सेस किया जा सकता है। तो इसलिए एक्स वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लेट कीवर्ड की मदद से जब आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो वो वेरिएबल का स्कोप केवल वो ब्लॉक होता है जिसमें वो बना है, नॉट फंक्शन, सिर्फ वो ब्लॉक। तो अब ये y वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर बना है तो इसके बाहर एक्सेस नहीं होगा, इसलिए वो y को बोल रहा है नॉट डिफाइंड। अगर आप y को हटा दीजिए, सिर्फ x की वैल्यू प्रिंट कराइए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो x की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। गॉट इट? तो ये स्कोप में डिफरेंस है दोनों के। अब एक और डिफरेंस बताता हूं। हम लोग अगर रीडिक्लेयर करें वेरिएबल को तो क्या होता है? रीडिक्लेरेशन का मतलब यह है कि हम दोबारा से वैर कीवर्ड का इस्तेमाल करके उस वेरिएबल को बनाते हैं। तो उससे क्या होता है उसको हमें समझना है। मैं ये पूरा कोड अभी हटा देता हूं, मैं एक नया कोड लिख देता हूं। मैंने एक वेरिएबल बनाया, सपोज करिए वैर x, और उसके अंदर रखा 10, और एक और वेरिएबल बना रहा हूं वैर x, फिर से x, यस इसी को तो बोल रहे हैं रीडिक्लेरेशन, और इसकी वैल्यू कर दे रहा हूं 20। ओके, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मान लीजिए मैंने लिखा console.log.x log x, ठीक है, ऐसा लिखा। क्या ये चलेगा? और चलेगा तो 10 प्रिंट करेगा कि 20 प्रिंट करेगा या फिर एरर देगा? तो हम देख रहे हैं कि 20 प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब जो मैं आपसे शुरुआत में कह रहा था कि वैर कीवर्ड के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम्स के चलते लेट कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया गया 2015 में, और यह रिकमेंड किया गया कि आप लेट को यूज करें, वैर को यूज ना करें, क्योंकि वैर का जो बिहेवियर है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ लगता है लोगों को। देखिए, आपने वैर कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और फिर दोबारा से डिक्लेयर कर दिया, पर वो बोलता कोई एरर नहीं है, वो इसको प्रिंट कर देता है। और किस वैल्यू को प्रिंट कर रहा है? जो बाद वाली है। मतलब रीडिक्लेरेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो इसको एक अच्छा बिहेवियर नहीं माना जा रहा था। अब आप सोचिए कि यही काम मैं लेट कीवर्ड से करता हूं, ठीक है। लेट कीवर्ड यूज करके मैंने वेरिएबल बनाया। तो लेट कीवर्ड की मदद से अगर वेरिएबल बना रहे हो तो वो कह रहा है कि सेम वेरिएबल आप उस स्कोप में दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, उस स्कोप में। अब ये तो ग्लोबल स्कोप है, पर अगर किसी ब्लॉक के अंदर कर रहा हूं तो वो स्कोप है, उस स्कोप के अंदर दोबारा से उस वेरिएबल का डिक्लेरेशन आप नहीं कर सकते ये लेट कीवर्ड की मदद से। तो देखिए अभी इसमें एरर है, आप देख सकते हो एरर आ रहा है। एरर क्या बोल रहा है? आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो ये आइडेंटिफाई कर लेता है लेट कीवर्ड के कारण कि ये तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, आप इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। गॉट इट? और यही बात कॉन्स्ट कीवर्ड पे भी है। कॉन्स्ट कीवर्ड में तो आपको मालूम है कि कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से आप वेरिएबल बना रहे हो तो उसको रीअसाइन तो वैसे भी नहीं कर सकते हो, रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। पर वैर कीवर्ड की मदद से आप जो वेरिएबल बना रहे हो उसको रीडिक्लेयर कर सकते हो। एक और डिफरेंस क्या होता है, अभी जैसे मैं नोड की मदद से इसको रन कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में हम इसको ब्राउज़र की मदद से भी रन कर सकते हैं। तो अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल बनाया वैर कीवर्ड की मदद से, वैर एक्स असाइन 10, ठीक है, और
एक बना रहा हूं लेट y असाइन 20, ठीक है, एक वेरिएबल वैर कीवर्ड से, एक लेट कीवर्ड से, और फिर मैं लिख रहा हूं यहां पे कंसोल डॉट लॉग x, y। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलेगा ही चलेगा, नो डाउट, ये मैंने लिखा, चल दिया। लेकिन मैं कुछ और बात समझाना चाह रहा हूं यहां पे। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप वैर कीवर्ड की मदद से कोई वेरिएबल बनाते तो ये वेरिएबल बाइंड हो जाता है एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट कॉल्ड विंडो। अब ये क्या है? यहां पे हम इंस्पेक्ट करते हैं और सोर्सेस पे जाते हैं, और सोर्सेस पे जाते हैं, ओपन फाइल, कौन सा, जावास्क्रिप्ट वाली, ठीक है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, यस। तो ये है हमारे पास। अभी मैं इस पे डिबगिंग कर लेता हूं और मैं इस कोड को चला के देखता हूं। इसको रिफ्रेश करते हैं, यस। आप यहां पे राइट साइड में देख सकते हैं स्कोप, ठीक है, स्कोप में लिखा है स्क्रिप्ट स्कोप y और ग्लोबल स्कोप ये रहा। अब ये ग्लोबल स्कोप में आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, लेकिन आपको एक दिखेगा x, जो काफी नीचे दिखने वाला है, क्योंकि x है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है ये। तो मैं नीचे स्क्रॉल कर करके जा रहा हूं और मुझे पहुंचना है x तक, मुझे x चाहिए। तो देखिए ये रहा x। आप देख सकते हैं x वेरिएबल की वैल्यू अनडिफाइंड है। देखा आपने, नोटिस किया, x वेरिएबल है यहां पर उसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। पर ये x वेरिएबल देखो विंडो के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, ये विंडो है ना। सो विंडो एक ऑब्जेक्ट है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट आपको नोड में नहीं मिलेगा, ये ब्राउजर स्पेसिफिक है। तो ब्राउजर इस विंडो को एक ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करता है। तो विंडो ऑब्जेक्ट ब्राउजर की एक प्रोवाइड की हुई चीज है, जो कि node.js में नहीं होती, ठीक है। अभी यहां पर ये जो विंडो है, ये एक ऑब्जेक्ट है और उसकी कुछ प्रॉपर्टी, देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी ये सब भी सीखेंगे हम लोग, पर ये ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है x। तो जब आप वैर कीवर्ड की मदद से कोई वेरिएबल बना देते हो इस तरीके से, तो वो बन जाता है विंडो ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन लेट कीवर्ड की मदद से आपने कोई वेरिएबल बनाया तो वो विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं बनी, इसलिए वो यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। गॉट इट? तो इसीलिए हम दो तरह के स्कोप बोलते हैं, एक ग्लोबल स्कोप और एक स्क्रिप्ट स्कोप। तो बेसिकली जो लेट कीवर्ड से वेरिएबल बने होते हैं वो स्क्रिप्ट स्कोप के रहते हैं, और जो वैर कीवर्ड की मदद से वेरिएबल्स बने होते हैं वो ग्लोबल स्कोप में रहते हैं। है दोनों ही ग्लोबल, देखा जाए तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ही दोनों चीजें आती हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात आपको याद करना होगा, मैंने जब मेमोरी मैनेजमेंट वाला लेसन लिया था तो उसमें एक चीज बताई थी कि 2 स्टेप में काम हो रहा है। पहले जावास्क्रिप्ट पूरे कोड को स्कैन करता है सो दैट कि वो मेमोरी एलोकेशन कर सके वेरिएबल्स के लिए, कितने वेरिएबल्स कितने फंक्शंस बन रहे हैं वो सारी डिटेल पहले ले लेता है और उतनी की मेमोरी एलोकेट कर देता है। तो अभी मैंने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं और उसके बाद मैंने इस कोड को रन किया। देखिए आप यहाँ पे ये स्पिनर अभी भी घूम रहा है, दैट मीन्स अभी ये कोड रन हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने रोका हुआ है इसको जानबूझ के। यहाँ पे मैंने हर लाइन पे एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया है, विच मीन्स कि मैं एक एक लाइन को चला के देख रहा हूं। तो अभी फर्स्ट लाइन चलेगी, अभी चली नहीं है, फर्स्ट लाइन अभी चली नहीं है, लेकिन फर्स्ट लाइन चलने के पहले ही मैंने उसको पॉज कर दिया है, जिसके कारण वेरिएबल x, देखो पूरे कोड को इससे पहले एक बार जावास्क्रिप्ट रीड कर चुका है। मैं कोड के एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूं। 2 स्टेप में काम होता है, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। 2 स्टेप में काम होता है। जावास्क्रिप्ट पहले कोड को स्कैन करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। मतलब 2 राउंड हो गए ना, उसके 2 पास हो गए। पहली बार एक बार पूरा देखेगा मेमोरी एलोकेशन के लिए, दूसरी बार देखेगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो जब वो मेमोरी के लिए देख रहा था ना, तब उसने देख लिया था कि यहां पे एक x वेरिएबल बनेगा, एक y वेरिएबल बनेगा, एक वैर कीवर्ड से, एक लेट कीवर्ड से। वैर कीवर्ड से है तो फिर वो विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बना देगा, लेट कीवर्ड से है तो वो स्क्रिप्ट स्कोप में एक वेरिएबल बना देगा y। लेकिन इनमें वैल्यू क्या रखेगा? तो देखो जो वैल्यू मैंने असाइन की ना 10 और 20, वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे अलॉट होंगी। मेमोरी x और y को मिल चुकी है, मेमोरी बन चुकी है इनकी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पहले फेज में कोड को रीड करता है सो दैट कि वो वेरिएबल्स को मेमोरी दिला दे, लेकिन उस समय उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा था। ये जो वैल्यूज असाइन होने वाला काम है, ये कब होता है?
दूसरे राउंड में जब प्रोग्राम एक्चुअल में एग्जीक्यूट होता है। फर्क समझ में आया? अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं, तब मैंने ये ब्रेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं, तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है पर पहली लाइन का एग्जीक्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वहीं पे मैंने पॉज किया हुआ है। इसलिए पहली लाइन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होने की वजह से अभी भी x में 10 नहीं गया है। ठीक है, तो x में क्या वैल्यू दिखा रहा है? ये अनडिफाइंड दिखा रहा है। ओके, जो where कीवर्ड की मदद से वेरिएबल्स बनते हैं, उनको अगर इनिशियलाइज ना किया जाए तो उसमें अनडिफाइंड होता है। अभी जैसे मैंने उसमें 10 रखा ना, अगर मैं कुछ नहीं रखूं, where x और उसके बाद सेमीकोलन लगा दूं, तो x में क्या रहेगा? x में रहेगा अनडिफाइंड। नाउ व्हाट इज अनडिफाइंड? अनडिफाइंड को आप एक स्पेशल वैल्यू की तरह ट्रीट करो। जैसे सी लैंग्वेज में आप बात करते थे कि किसी वेरिएबल को अगर इनिशियलाइज नहीं कर रहे तो उसमें गार्बेज वैल्यू। यहां पर ना जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि ये सी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक लेयर और आ गई है, तो वो सब अंदरूनी बातें हैं कि गार्बेज वैल्यू होती है, वो सब जावास्क्रिप्ट में आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी कि इसके अंदर गार्बेज वैल्यू। इंस्टेड इसके अंदर आ चुकी है एक स्पेशल वैल्यू विच इज कॉल्ड अनडिफाइंड। सो अनडिफाइंड इज अ स्पेशल वैल्यू, राइट? सो इट इज समथिंग, और वो स्टोर है हमारे एक्स वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट। तो जब तक वेर कीवर्ड से बने वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं हो रही है, तब तक उसमें अनडिफाइंड रहेगा। तो इसलिए अभी उसमें अनडिफाइंड है। लेकिन अगर आप स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो आपको स्क्रिप्ट स्कोप में क्या दिखाई दे रहा होगा? वाई वेरिएबल। इसमें अनडिफाइंड नहीं लिखा है, यस, इसमें बोला है वैल्यू अनअवेलेबल। अब इसका क्या मतलब है? इसमें वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड भी नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। आप वेर और लेट के बीच में डिफरेंस समझ रहे हैं ना? इस डिफरेंस को समझो। यहां पर अनडिफाइंड नहीं, यहां पर वैल्यू अनअवेलेबल है। कोई वेरिएबल जिसमें वैल्यू अनअवेलेबल है, यू कैन नॉट एक्सेस दैट वेरिएबल एक्सेप्ट आप उसमें असाइन कर रहे हो। असाइन करने वाला काम कर सकते हो, पर अदरवाइज उसकी वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश करो, नहीं होगा, क्योंकि उसमें वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो ये जो मैं बोल रहा था ना, वेर कीवर्ड से बने वेरिएबल में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी है। तो इसमें अनडिफाइंड रहता है, तो यू कैन यूज दैट वेरिएबल। अनडिफाइंड है, आप उसको यूज कर रहे हो, आप उसको प्रिंट करा रहे हो, स्क्रीन पे दिख रहा है अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए हम लेट कीवर्ड ज्यादातर यूज करते हैं। अब देखो, अभी तो हमने वैल्यू असाइन करी है ना, बट हमने ब्रेक पॉइंट के कारण रोका हुआ है। जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा, ये 10 असाइन कर देगा एक्स में। ठीक है, 10 असाइन कर देगा एक्स में। देखें क्या? देखो, ये अभी नीचे ध्यान देना, मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ये मैंने आगे बढ़ाया, ये फिर से मुझे नीचे जाना पड़ेगा। ये एक्स के अंदर क्या रख दिया है इसने? 10 रख दिया। देखो आप, वाई के अंदर अभी 20 नहीं रखा है, क्योंकि मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है ना। अभी वाई असाइन 20 वाली लाइन नहीं चली है, पर जैसी चल जाएगी वैसे ये अनअवेलेबल की जगह 20 आ जाएगा। देखो मैं करके बता रहा हूँ, ये देखो 20 आ गया। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, तो देखो ये इस लाइन पर आ गए, y की वैल्यू 20 है। अभी कंसोल पे ये वैल्यूज प्रिंट हो जानी चाहिए, x और y की वैल्यू। ठीक है, तो कंसोल पे अब ये सब पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरा इसको ऐसे चला लेते हैं। तो आपने नोटिस किया, अगर मैं ब्रेक पॉइंट्स हटा दूं यहाँ पर और फिर मैं इसको चलाऊं, तो कंसोल पे आप देखिए 10 और 20 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 10 और 20 प्रिंट हो रहा है, बट आपने एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पर समझा। डिफरेंस क्या हुआ? एक तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है एक्स और वाई में? अनडिफाइंड और अनअवेलेबल। ठीक है, दूसरी बात आपने ये समझी कि एक्स जो है वो विंडोज ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो जाता है, बाइंड हो जाता है, उसकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है, पर वाई जो वेरिएबल है वो विंडोज ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक लास्ट डिफरेंस की, लेकिन ये डिफरेंस समझाने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा हॉइस्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब ये हॉइस्टिंग क्या है? हॉइस्टिंग, ठीक है, हॉइस्टिंग क्या होती है, इस बात को हम लोग पहले समझते हैं कि हॉइस्टिंग क्या होती है। हॉइस्टिंग इज जावास्क्रिप्ट्स बिहेवियर of moving declarations to the top of their scope during the compilation phase before the code actually runs. इसका मतलब, जिस स्कोप के अंदर आप उस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, उसका डिक्लेरेशन अगर आपने उसके बाद भी लिखा हुआ है तो भी वो उस डिक्लेरेशन को उसी स्कोप में ऊपर पहुंचा देगा। दैट मीन्स मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन f1, तो ये एक स्कोप हो गया, ये फंक्शन के अंदर का स्कोप हो गया।
अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ नॉर्मली तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं where x assign 5, ठीक है, और फिर हम लिखते हैं console डॉट log x, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और f1 फंक्शन को कॉल करते हैं, राइट। लेकिन देखो अभी इसको तो चला के मैं बता देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैंने ये console डॉट log ये पहले लिख दिया और where x assign 5 बाद में लिखा, देखो C++ जावा में ऐसा लिख दोगे एरर आ जाएगी, ठीक है ना, लेकिन यहां पे एरर नहीं आएगी। अब एरर क्यों नहीं आएगी? एरर इसलिए नहीं आएगी क्योंकि होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में है। होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन वाली जो स्टेप आपने लिखी है, इसको वो इस स्कोप के अंदर शुरुआत में पहुंचा देगा, मतलब ये console.log से पहले पहुंचा देगा। आप कहते हो 1 मिनट, मतलब ये लाइन ऊपर कर देगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका मतलब ये है कि ये इस लाइन को यहां से हटा के ऊपर लिख देने वाला है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सुनो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि इस वेरिएबल का डिक्लेरेशन वो ऊपर कर देता है। आप कहोगे सर वही तो सेम बात तो बोल रहे हो, फिर मना क्यों कर रहे हो? एक्चुअल में वो इस कोड का मतलब वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर देता है, पर उसमें असाइन नहीं करता वैल्यू, वो कोड को ऐसा कन्वर्ट कर देता है। अभी बात समझ में आई? अगर आप where कीवर्ड की मदद से वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, आपने नीचे डिक्लेयर करा था, पर जावास्क्रिप्ट ने उसे कैसे कन्वर्ट कर दिया? उसने उस डिक्लेरेशन को, उस वेरिएबल के डिक्लेरेशन को, नॉट असाइनमेंट, उसमें जो वैल्यू असाइन कर रहे हो उसको नहीं, सिर्फ वेरिएबल के डिक्लेरेशन वाले पार्ट को उसने ऊपर डिक्लेयर कर दिया उसी स्कोप में शुरुआत में। ये अपने आप जावास्क्रिप्ट कर देती है, और यही कॉन्सेप्ट कहलाता है होइस्टिंग। और इसके कारण क्या होता है, लाइन नंबर 7 में जो console.log चलेगा वो एरर नहीं देगा। वो क्या करेगा? वो x की वैल्यू प्रिंट करेगा। बट एक बात बताओ, यहां x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है अनडिफाइंड। अभी आपको मालूम है कि where कीवर्ड से वेरिएबल बनाया, इनिशियलाइज नहीं किया, तो उसमें वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड प्रिंट होगा, और उसके बाद आप x में 5 रख रहे हो, इसके बाद अगर प्रिंट कराओगे तो 5 प्रिंट होगा, लेकिन अभी इधर तो अनडिफाइंड आएगा ना। लेकिन ये चीज अपने आप हो रही है, मतलब मैं तो ऐसा लिख रहा हूं कोड, मैं तो ऐसा लिख रहा हूं, मैंने तो ऊपर where x नहीं लिखा, ठीक है। तो होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि भैया आपने नीचे भी डिक्लेयर करा है ना, वो ऊपर पहुंचा देगा। ऊपर कहां? उसी स्कोप में ऊपर, ठीक है। तो चला के देखते हैं, ठीक है। आपको रीजन समझ में आएगा अनडिफाइंड क्यों प्रिंट हुआ? समझ में आया अनडिफाइंड क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि उसने सिर्फ where x को ऊपर रखा है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट। ओनली डिक्लेरेशंस आर होइस्टेड, नॉट इनिशियलाइजेशन। एक और बात समझ, अगर मैंने इस फंक्शन को यहां पे कॉल किया था, मैं इस फंक्शन को पहले कॉल कर दूं तो, ये एक सोचने वाली बात है कि ये फंक्शन डिफाइन बाद में हो रहा है, पर मैं इसको कॉल पहले कर रहा हूं, तो होइस्टिंग के हिसाब से क्या होना चाहिए? चलो देखें, ये मैंने इसको रन किया, ये अभी भी अनडिफाइंड, मतलब प्रॉपरली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि यहां पर भी होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। इस पूरे फंक्शन को वो ऊपर डिक्लेयर कर दे रहा है विथ बॉडी, विथ कोड। यस, यहां पर ये जो फंक्शन है, ये पूरा का पूरा ये F1 कॉल के पहले पहुंच गया है, क्योंकि ग्लोबल स्कोप में है ये फंक्शन, तो ये ऊपर पहुंच गया है। तो जावास्क्रिप्ट ये काम करती है। तो जावास्क्रिप्ट का आपने देखा था, V8 इंजन का हमने देखा था कैसे कैसे वो कंपाइलेशन वगैरह करके बनाता है। तो ये पूरा कोड ना ये ऊपर पहुंचा देगा, इसलिए कोई एरर भी नहीं आती है, F1 फंक्शन को आप कॉल कर पाते हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट में आप एक और काम कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में आप क्या कर सकते हो, आप फंक्शन एक एक्सप्रेशन की तरह भी बना सकते हो। इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। ये जो हमने बनाया फंक्शन डिफाइन किया ना, इसको बोल रहे हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन कर दिया हमने, ठीक है। अब ये फंक्शन डिक्लेरेशन पूरा का पूरा ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक और तरीका होता है फंक्शन लिखने का, फंक्शन एक्सप्रेशन। अब फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या फर्क है? ध्यान से देखो, मैं इसी चीज को बनाऊंगा, पहले नीचे बनाता हूं, फिर इसको हटाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं एक वेरिएबल, जैसे मैंने लिखा var और F1 नाम बनाया,
और उसमें असाइन कर रहा हूं एक फंक्शन। दिस इज अ फंक्शन, और ये कोड उसके अंदर लिख दे रहा हूं। आप नोटिस कर रहे हैं इन दोनों में क्या फर्क है? ये फंक्शन डिक्लेरेशन है और ये फंक्शन एक्सप्रेशन है। यहां पर मैंने एक वेरिएबल बनाया f1 और उसमें ये फंक्शन असाइन कर रहा हूं। आप देखिए फंक्शन कीवर्ड लिखा है पर फंक्शन का अलग से कोई नाम नहीं दिया है, सीधे पैरेंथेसिस लगा के उसकी बॉडी बना दी है। यस, ये भी तरीका है, इसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन और इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। अभी फंक्शन डिक्लेरेशन को हटाता हूं और मैंने फंक्शन एक्सप्रेशन लिख दिया है। अब सोचिए कि मैंने f1 फंक्शन को कॉल किया है ना? तो आपको ये बात मालूम है, होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वो फंक्शन के डिक्लेरेशन को ऊपर पहुंचा देता है। बट वेट अ मिनट, दिस इज नॉट फंक्शन डिक्लेरेशन, दिस इज फंक्शन एक्सप्रेशन। डिफरेंट बात है। तो पहले जब मैं फंक्शन डिक्लेरेशन कर रहा था उसको तो ऊपर पहुंचा रहा था, इसलिए फंक्शन सक्सेसफुली कॉल हो रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ये फंक्शन एक्सप्रेशन है, तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं है। तो इस फंक्शन डिक्लेरेशन होता तो ऊपर पहुंचाता ना। अभी ये सिर्फ वेरिएबल का डिक्लेरेशन ऊपर पहुंचाएगा जिस से आप इनिशियलाइज कर रहे हो। ये आप इनिशियलाइज कर रहे हो इस वेरिएबल f1 को, तो ये इनिशियलाइजेशन को ऊपर नहीं पहुंचाता है, सिर्फ डिक्लेरेशन को ऊपर पहुंचाता है। तो इसका मतलब इसने सीधे f1 को डिक्लेयर करा है। ठीक है, मतलब आप समझिए कि ये कुछ ऐसा हुआ है कि यहां पर f1 को उसने डिक्लेयर कर दिया है और यहां पर सिर्फ आप f1 में ये असाइन कर रहे हो। ऐसा कर दिया है उसने। अगर ऐसा कर दिया है तो मुझे बताओ इस लाइन के बाद क्या ये समझ में आ रहा है कि f1 फंक्शन है? नहीं, ये तो सिंपली एक वेरिएबल लग रहा है। तो ये f1 के आगे आप पैरेंथेसिस लगा रहे हो तो जावास्क्रिप्ट कहेगी कि ये कॉल नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय तक उसमें फंक्शन असाइन नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये काम मैं करके बताता हूं आपको, रन करके बताता हूं। देखो, क्योंकि होइस्टिंग के कॉन्सेप्ट से ये सिर्फ f1 को ऊपर डिक्लेयर कर रहा है। ओके, देखिए ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है f1 इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि इस समय तक सिर्फ f1 वेरिएबल ऊपर बना है पर वो फंक्शन उसमें असाइन हुआ, ऐसा नहीं हुआ। दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। फंक्शन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, चलो अभी हमने वैर कीवर्ड को लेकर ये सब चीजें समझी। अभी मैं क्या करता हूं, सेम कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको, लेकिन हम समझते हैं लेट कीवर्ड की मदद से। ठीक है, ये f1 को कॉल कर रहे हैं हम। ओके, यहां पर मैं वैर कीवर्ड से नहीं बना रहा हूं, लेट कीवर्ड से बना रहा हूं। अभी तो देखो नॉर्मल है, अभी तो सब कुछ सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ठीक है, 5 प्रिंट हो रहा है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि ये लेट x असाइन 5 वाली जो स्टेप है ना, इसको मैं नीचे लिख देता हूं। ठीक, नीचे लिख देता हूं। तो अब क्या होगा? अब ये एरर दे रहा है। अब ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? देखो, होइस्टिंग तो यहां पे भी हो रही है, यहां पर भी x वेरिएबल को इसी स्कोप में ऊपर डिक्लेयर कर दिया जा रहा होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ डिक्लेरेशन को ऊपर ले जाता है, इनिशियलाइजेशन को नहीं ले जाता है। और लेट कीवर्ड से बना वेरिएबल अगर डिक्लेयर हुआ है पर उसमें वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई है तो वो अनअवेलेबल है। अनअवेलेबल है इसलिए वो एरर दे रहा है। अनअवेलेबल वेरिएबल को आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो क्या बोल रहा है? कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। दिस इज द डिफरेंस। क्योंकि वैर कीवर्ड से बने वेरिएबल में अनडिफाइंड जा रहा था, इसलिए वो एरर नहीं दे रहा था और अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा था। पर यहां पर ऐसा नहीं होता है, यहां पे अनअवेलेबल है वैल्यू। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड अनअवेलेबल। तो देखिए, थोड़ा सा नोट्स में भी देख लीजिए, लेट और कॉन्स्ट ये दोनों होइस्टेड होते हैं बट नॉट इनिशियलाइज्ड। पर ये इनिशियलाइज नहीं हो रहा है ना, तो फिर दे कैन नॉट बी यूज्ड अंटिल द लाइन दे आर डिक्लेयर्ड। तो तब तक आप उनको यूज नहीं कर सकते जब तक कि वो डिक्लेरेशन वाली लाइन उनकी आ नहीं जाती। तो भले ही होइस्टिंग के कारण वो ऊपर डिक्लेयर हो जा रहे हैं पर उसमें इनिशियलाइज नहीं हो रहा, तो आप यूज कर ही नहीं पा रहे हो, तो कोई पॉइंट ही नहीं है उसका। दे स्टे इन टेम्पोरल डेड जोन। ये आप कई बार एब्रिवेशन देखोगे TDZ। इसका मतलब है टेम्पोरल डेड जोन। मतलब अगर लेट कीवर्ड की मदद से मैंने कोई वेरिएबल बनाया है जैसे x, और इसका डिक्लेरेशन ऊपर जावास्क्रिप्ट में कर दिया पर इनिशियलाइजेशन नहीं किया, तो जब तक वो इनिशियलाइज नहीं हो रहा है तब तक वो TDZ में है ना, टेम्पोरल डेड जोन में है। दैट्स व्हाई वो एरर देगा। ठीक है, होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा, और फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है वो भी आपको समझ में आया होगा। आई थिंक आज का लेसन भी काफ़ी डेप्थ में था बेसिक,
लेकिन डेप्थ में था। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये सीरीज है जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ, अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करो, मैं बोल रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि हम इन डेप्थ चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अगर आपने इसको शुरुआत से नहीं देखा है ना, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। मैं बोलूँगा पहले लेसन से देखना चालू करो, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये कुछ यूनिक कंटेंट है, तो प्लीज़ आप लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी करिए। कमेंट करके बताइए आपकी फीलिंग क्या है, क्या आपको इस कोड में मज़ा आया। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि देखते हैं अच्छा लगता है लेकिन कमेंट नहीं करते। देखो यार बॉस, आप कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरह का कंटेंट लेकर आऊँगा, क्योंकि तभी तो मुझे पता चलेगा कि मास को क्या चाहिए, ज़्यादातर लोगों को क्या चाहिए। क्योंकि जो ज़्यादातर लोगों को चाहिए वही कंटेंट तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स मिलते हैं, ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करते हो, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि दिस इज़ द कंटेंट यू वांट। तो आपका इतना ही काम है, फ्री कोर्स है, पर आपका इतनी काम है कि आप इतना सपोर्ट मेरे को करो जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, अब बस अगले लेसन का इंतजार है। अगले लेसन में हम लोग देखेंगे डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट, और उसको भी इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। उसमें भी कई ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं जो कि आपके लिए माइंड ब्लोइंग होंगी। और यकीन से बताइए, आप में से जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट पहले से पढ़ा हुआ है, क्या आपको कुछ नया मिल रहा है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।